तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो वर्ड है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना उनके बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, और उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देना। तो इसी बेसिस पे दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी लिनेयस के द्वारा। लिनेयस ने ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डालने को। तो इसमें दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी, तो दो ग्रुप मतलब दो किंगडम बनाए गए थे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसमें दो किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को डाला गया था, और तो उसमें पहले किंगडम का नाम था किंगडम प्लेंटी और दूसरे किंगडम का नाम था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लेंटी में उन्होंने जो है प्लांट लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को किंगडम प्लांटी में डाल दिया था, और एनिमेलिया में एनिमल लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को इसमें डाल दिया था किंगडम एनिमेलिया में। अब लिनेयस ने क्या किया, इन दो किंगडम को क्लासिफाई, इन दो किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई इस तरीके से करा कि उन्होंने क्या करा, सेल वॉल पहला बेसिस लिया क्लासिफाई करने का, सेल वॉल। अब उन्होंने ये देखा कि भाई प्लांट जो होते हैं उनके पास तो सेल वॉल होती है, तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो उन ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को जो है प्लांटी किंगडम में डाल दिया, और अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो एनिमेलिया में डाल दिया। लोकोमोशन के बेसिस पे अब उन्होंने देखा कि भाई प्लांट तो मूव करते नहीं है, एक ही प्लेस पे स्टैग्नेंट रहते हैं, तो उन्होंने उन सारे प्लांट और जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी प्लांटे में डाल दिया। और एनिमल्स जो होते हैं वो तो आसानी से लोकोमोशन कर ही लेते हैं, तो इसलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन या मूव कर लेते हैं आसानी से, उनको सभी को एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिस लेकर उन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की कर दी। अब क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिनेयस ने दो किंगडम तो बना दिए। अब उन्होंने क्या किया, दो किंगडम बनाए, उन्होंने सिर्फ दो किंगडम बनाए। तो उसमें उन्होंने क्या करा, जब दो किंगडम उन्होंने बनाए तो वो ऑर्गेनिज्म को सही से सेग्रीगेट नहीं कर पाए, और उन्होंने जो है प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, प्लांटी किंगडम के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स सभी को जो है एक साथ प्लांटी किंगडम में डाल दिया। और एनिमेलिया किंगडम में जो है इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स सारे ही एनिमल्स जो है उनको एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का डीमेरिट क्या हुआ कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्योंकि आप खुद ही देखो ना कि बैक्टीरिया के अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी एक ही किंगडम में डाल दिया, और प्लांट्स जो मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनको भी एक ही किंगडम में डाल दिया, एल्गी को भी एक साथ डाल दिया, फंजाई को भी एक साथ डाल दिया, जिनके बहुत ही अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उन सभी को एक ही किंगडम में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत मुश्किल हो गया, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंसिएशन भी इस किंगडम की वजह से नहीं हो पाया। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, और उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के सराउंड में। और प्रोकैरियोट्स के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वो काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, और ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में। और बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट होता है और प्लांट, एल्गी, ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सभी को एक ही किंगडम में डाल दिया, प्लांटी में। तो इस वजह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन इस क्लासिफिकेशन की वजह से नहीं हो पाया। और लिनेयस ने जो है फोटोसिंथेटिक एल्गी को और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को एक साथ एक ही किंगडम प्लांटी में डाल दिया। तो ये भी एक डीमेरिट हो गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी खामियां थी। तो इस वजह से साइंटिस्ट को ये लगा कि अब हमें एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाना चाहिए। और उसके बाद जो है, अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे जो है फेल हो गई वो भी हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि एक नई क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। अब क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गई, इसलिए हमें एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए, मतलब साइंटिस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए, जिसको दिया था R.H. विटेकर ने। तो ये भी ज़रूर आप याद रखना कि R.H. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेसिस पे उन्होंने बनाया था वो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने पहला इसका क्लासिफिकेशन का जो पैमाना लिया था वो लिया था सेल टाइप। सेल टाइप के बेसिस पे। दूसरा पैमाना था सेल वॉल के बेसिस पे। तीसरा पैमाना था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। चौथा पैमाना था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कि किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और फिफ्थ पैमाना था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो अब उन्होंने 5 किंगडम बना दिए, जिसका पहले का नाम था मोनेरा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम था फंजाई, चौथे का नाम था प्लांटी, फिफ्थ का नाम था एनिमेलिया। पहले वाले किंगडम में, मोनेरा में, उन्होंने किसको रखा, सारे जो बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने फर्स्ट किंगडम मोनेरा में जगह दे दी। और प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि यूनिसेलुलर थे और साथ ही साथ यूकैरियोट्स थे। आपने, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो बैक्टीरिया ही होते हैं। तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर तो थे पर वो प्रोकैरियोट्स थे। और प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो यूनिसेलुलर थे पर वो यूकैरियोट्स थे। तो ये सेल टाइप की वजह से ये अलग अलग किंगडम जो है उन्होंने बना दिया। और दूसरा बेसिस जो था वो था सेल क्लासिफिकेशन का, वो था सेल वॉल। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो होती है किसी किसी में प्रेजेंट होती है। फंजाई, अब इन्होंने जो तीसरा क्लासिफिकेशन करा, वो तीसरा किंगडम जो बनाया वो था फंजाई। फंजाई जो है इन दोनों से अलग किस तरीके से होता है, या इन चारों से अलग किस तरीके से होता है। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, बाकी ये दोनों यूनिसेलुलर थे। और ये तो भाई टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम इनमें क्लासिफिकेशन होती है, प्लांटे और एनिमल्स में, ये तो सभी को पता है। उन्होंने ये पांचों बेसिस को कंसीडर करा कि सेल टाइप फंजाई में यूकैरियोट होता है, और सेल वॉल जो होता है वो अलग होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन का बना होता है, वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। तो इसलिए फंगस जो है वो, उसने ये एक अलग प्रॉपर्टी दिखा दी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, इन सब में यूनिसेलुलर थी, और इन सब में तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसका हेटरोट्रॉफिक होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में जो है ये माइनस और प्लस साइन का मतलब है कि माइनस का मतलब है कि वो प्रेजेंट नहीं है और प्लस का मतलब है कि वो चीज़ प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब फंजाई इन सबसे डिफरेंट, इन दो से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर भी है और यूकैरियोट भी है और उसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये 5 बेसिस को इस तरीके से यूज़ करके उन्होंने जो है अलग अलग 5 किंगडम बना दिए।
अब प्लांटी में उन्होंने सारे प्लांट्स को रख दिया। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट होते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, न्यूक्लियर मेमोरी प्रेजेंट होती है, तो प्लांट इसमें रख दिया प्लांटी किंगडम में। एनिमल्स यूकैरियोट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एनिमेलिया एनिमल्स में सारे में, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इन सब को जो है फिर एनिमेलिया किंगडम के अंदर रख दिया जितने भी एनिमल्स थे। तो इस तरीके से पांचवा किंगडम बना दिया। तो इस तरीके से जो है सारी ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में जो है डिवाइड कर दिया, इन 5 बेसिस पे, सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। अभी आपको सिर्फ ये बेसिक्स, ये जो बेसिस हैं, इन बेसिस को याद करने की ज़रूरत है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि इन बेसिस पे इन 5 किंगडम के अंदर जो है क्लासिफाई करा गया था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। अब धीरे धीरे करके हम जो है ये सारे ही किंगडम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि किन किन बेसिस पे किन किन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ कहाँ किस किस किंगडम में डाला गया था। अभी तक हमने बेसिस थे जो क्लासिफिकेशन के, जो 5 किंगडम सिस्टम का जो भी बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो है हम पहला किंगडम पढ़ेंगे, फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर्स होते हैं मोनेरा किंगडम के। इस किंगडम में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो, जैसे कि आपको पता होगा, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वो किसी होस्ट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हो माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है, या सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी जो है टाइफॉइड कॉज करता है। अब जो भी बैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनेरा में, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप। तो अगर वो सर्कुलर शेप के होंगे तो उन्हें कोकस कहते हैं, रॉड शेप के होंगे तो बैसिलस कहा जाएगा, स्पाइरल शेप के होंगे तो स्पाइरेला कहा जाएगा, और कॉमा शेप के होंगे, ये जैसे आपने ये शेप एक तरह से देखो तो ये कॉमा की तरह दिखती है, तो कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कहते हैं विब्रियो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन शेप जो है बैक्टीरिया के ये अलग अलग नाम होते हैं। और बैक्टीरिया जो है कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। पर मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो फूड और नरिशमेंट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मतलब फूड के लिए वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मोनेरा किंगडम का, मतलब बैक्टीरिया का, पढ़ लिया है। अब बैक्टीरिया जो होता है वो 2 तरीके के बैक्टीरिया में डिवाइड होता है। पहले का नाम होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे का नाम होता है यू बैक्टीरिया। और अभी हम जो है सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। अब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये थोड़े स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया क्यों होते हैं? क्योंकि ये सम ऑफ दी हार्श हैबिटाट्स, जितने भी हार्श हैबिटाट्स, मतलब मान लो आप अर्थ में जो हैं ये उधर प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वो वाटर है या वाटर बॉडी कह लो, तो उधर ये प्रेजेंट होते हैं और इनको कहा जाता है हेलोफाइल्स। और बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग हो, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर बॉडी हो,
उधर भी ये प्रेजेंट होते हैं और इनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं और इनको कहा जाता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में जो है वो हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें जो है मिथेनोजेंस कहा जाता है। अब आर्की बैक्टीरिया सम ऑफ द हार्श हैबिटाट्स में क्यों सरवाइव कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया से, जो कि हेल्पफुल होता है उनके सर्वाइवल में इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो इसी वजह से जो है उनकी सेल वॉल जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत मजबूत होती है, इस वजह से वो जो है हार्श हैबिटेट्स में भी जो है सरवाइव कर जाती है। अब जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर मैंने पढ़ाया था मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मार्श एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, मार्श एरियाज़ में। तो ये मिथेनोजेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन दी गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज और बफेलो। तो काउ और बफेलो की गट में भी ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और ये वहाँ क्या करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं फ्रॉम दी डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये एनिमल्स कुछ भी एक्सक्रीट आउट करेंगे तो उसके ऊपर ये जो है चले जाएंगे और वहाँ पे जो है उस डंग के ऊपर एक्ट करके ये वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से इनको मिथेनोजेंस भी कहा जाता है। तो ये एक फंक्शन होता है इन मिथेनोजेंस का। अब हम दूसरी कैटेगरी किंगडम ओनेरा की पढ़ेंगे। तो दूसरी कैटेगरी जो थी वो थी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनका नाम यू बैक्टीरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, तो इनको जो है ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि मोस्ट कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए जो है इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यू बैक्टीरिया का कि इनके पास जो है एक रिजिड सेल वॉल की प्रेजेंस होती है। और अगर ये मोटाइल हो तो इनके पास फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। वैसे हर कोई बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की ही टाइप है जिसको कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो इसको आप एल्गी मत समझ लेना, ये बैक्टीरिया ही होता है, पर इसका कॉमन नेम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। तो इसके पास जो है क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो है फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो इसलिए ये जो है अपना फूड खुद बना लेता है, तो इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनीज बना के रहते हैं, और फिलामेंटस होते हैं। और ये कॉलोनीज में प्रेजेंट हो तो ये सराउंडेड होते हैं जिलेटिनस शीट के थ्रू। जिलेटिनस शीट जो है इनकी कॉलोनीज, जो इनकी फिलामेंटस बॉडी है, इनकी कॉलोनीज जो है उनको सराउंड करके रखती है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि इधर ये ड्रॉ करके मैंने दिखा रखा है। हेट्रोसिस्ट जो है इन साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एग्जाम्पल ये साइनोबैक्टीरिया के मैंने आपको बता ही दिया है, नॉस्टॉक और एनाबीना होते हैं। ये जो है फ्री लिविंग आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं। तो ये एक टिपिकल नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है।
अभी हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो पढ़ लिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना फूड गेन करते हैं। अब एक दूसरे तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। जैसे नाइट्रेट्स हो गए, आपके नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके जो है एटीपी प्रोड्यूस करता है और इसके थ्रू ये जो है अपना फूड प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके से ये जो है एक कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके एटीपी प्रोड्यूस करता है और उस तरीके से जो है ये अपना फूड प्रोड्यूस करता है। अभी हमने सारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ लिया, पर मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे? वो वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे जो कि हेल्प करते हैं कर्ड की फॉर्मेशन में। इन बैक्टीरिया की हेल्प से जो है एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। आपको शायद पता होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। और ये बैक्टीरिया जो हैं एज अ पैथोजन भी एक्ट करते हैं। तो मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के ही होते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। ये इसका मोस्ट कॉमन तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। पर अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन भी कर देता है। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये एक एक्सेप्शन टाइप होता है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये है इट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, ये तो है ही है। और ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का मतलब इससे छोटा सेल दुनिया में कोई नहीं है, ये सबसे छोटा सेल है। और ये जो है विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। तो इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। और ये मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये माइकोप्लाज्मा जो है पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज कॉज करता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो ये जो एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा है और इसके जो मैंने एक्सेप्शंस आपको ये पढ़ाए हैं, ये ज़रूर एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखना। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि दूसरा किंगडम जो होता है वो होता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जो है प्रोटिस्टा जो है वो डिवाइडेड होता है अब प्रोटिस्टा जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के
क्राइजोफाइट्स को जो है डायटम्स या गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। और ये क्राइसोफाइट्स मतलब डायटम्स जो होते हैं ये फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में ये रहते हैं। और ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं इन नेचर, मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये अपना फूड गेन करते हैं या फूड बनाते हैं कह सकते हैं। और डायटम्स जो होते हैं उनका सेल वॉल इस तरीके से होता है कि सेल वॉल जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने की वजह से वो जो है सोप बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखना कि उनका सेल वॉल जो है एक तरह से सोप बॉक्स टाइप का देखने में होता है। और डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर जो है सिलिका प्रेजेंट होता है। तो सिलिका प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये सेल वॉल जो है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है इनकी सेल वॉल्स। अभी जैसे मैंने पढ़ाया था कि डायटम्स के सेल वॉल में जो है सिलिका प्रेजेंट होता है। तो अब सिलिका प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनकी सेल वॉल काफ़ी मजबूत हो जाती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जैसे ही ये सेल वॉल्स की डेथ होगी तो इनकी बॉडी फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। अब बॉडी के बाकी पार्ट्स तो सारे डिकम्पोज हो जाएंगे, पर जो ये सेल वॉल में जो सिलिका है ये डिकम्पोज नहीं होगा। और ये सिलिका जो है ये लार्ज अमाउंट में, और जब बहुत ज़्यादा मतलब डायटम्स मरेंगे तो ओवर दी बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत साल, करोड़ों सालों बाद, लाखों करोड़ों सालों बाद लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट जो कि सिलिका की फॉर्म में है वो ओशन में जमा हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाईएटमेशियस अर्थ। ये आप ज़रूर याद रखना। और क्योंकि ये सेल वॉल जो है काफ़ी, इसमें से ये जो सिलिका निकलता है काफ़ी ग्रिटी इन नेचर होता है, तो ये जो है डायटमेशियस अर्थ जो वो सिलिका की वजह से प्रोड्यूस हुई है ये काफ़ी ग्रिटी इन नेचर होती है क्योंकि सिलिका उसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए इस डायटमेशियस अर्थ जो ये प्रोड्यूस हुई है इसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स और उसमें सिरप्स में, तो इसमें इसका यूज़ होता है। और क्योंकि डायटमेशियस अर्थ प्रोड्यूस करते हैं डायटम्स, तो इसलिए ओशन के अंदर, तो इसलिए इन्हें जो है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखना ये पॉइंट। तो इसी के साथ ये क्राइसोफाइट्स मतलब डायटम्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब सेकेंड टाइप जो होती है प्रोटिस्ट के अंदर वो होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। और ये जो है मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनके अंदर ऑब्वियसली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो हैं रेड कलर या ब्राउन कलर या ब्लू कलर किसी भी कलर के हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर भी जो है रेड कलर का या ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का या डिफरेंट कलर्स का हो जाता है। अब सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलके बनी होती है, मतलब सेलुलोज एक मेजर कंपोनेंट होता है इनके सेल वॉल में। मोस्ट ऑफ देम जो है उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है और एक ट्रांसवर्सली लगा होता है। अब जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया कि इनके डिफरेंट कलर्स में कलर के ये होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो उनमें से जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो वेरी ऑफनली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो है रैपिडली
मल्टीप्लाई करते हैं सी के अंदर और पूरी सी का कलर जो है वो रेड कलर का कर देते हैं, जिसको कहते हैं रेड टाइड्स, जिसको रेड टाइड्स भी कहा जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, ये स्पीशीज का नाम है। तो ये रेड टाइड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब ये रेड कलर की फॉर्मेशन वहाँ करते हैं तो ऑब्वियसली जो है ये जब बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेड कलर की तो वो वहाँ का जो सी का कलर जो है वो रेड कलर का बन जाता है। और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करते टाइम ये जो है काफ़ी सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन प्रोड्यूस होने की वजह से जो है उस मरीन वाटर में जो और फिशेस जो रह रही हैं वो भी मर सकती हैं। तो ये एक चीज़ होती है। तो ये जो रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोटिस्ट में मिलते हैं, जिनको कहते हैं यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स जो हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो मेजॉरिटी जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है, जो कि मोस्टली स्टैगनेंट वाटर होता है। तो स्टैगनेंट वाटर के अंदर ये मिलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर भी होता है। और इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है सेल वॉल। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल, जो कि इन्हें फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर आप याद रखना। और फोटोसिंथेटिक होते हैं वैसे तो ये नेचर में, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे नेचर में, मतलब ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब एक तरीके से फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट जैसे ही सनलाइट की कमी हो जाएगी तो ये जो है हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं, और ये जो है फीड करने लगते हैं अदर, प्रिडेट करने लगते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर। और इनके पास जो है दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस डायग्राम में, टिपिकल डायग्राम में आप देख सकते हैं। यूग्लिनॉइड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और जो स्पीशीज में मिलती है उसको कहते हैं यूग्लिना। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट वन जो ये दिखा रखा है इसमें, शॉर्ट वन, और एक होता है लॉन्ग वन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है यूग्लिनॉइड्स के अंदर, तो ये सब आप याद रखना। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे प्रोटिस्ट की। तो फोर्थ टाइप होती है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है ये फीड करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और अंडर सुटेबल कंडीशन ये जो है एक एग्रीगेट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम ही डिफ्रेंशिएट होके फिर फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, और ये फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पर जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स जो है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और ये सरवाइव कर सकते हैं बहुत सालों के लिए, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। और थ्रू विंड जो है ये इन स्पोर्स का जो है डिस्पर्जल होता है। तो स्लाइम मोल्ड्स में तो इतना ही है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है स्लाइम मोल्ड्स के वो बता दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैं आपको जो है स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पढ़ा रहा हूँ। मैं सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के ही समझाता हूँ, क्योंकि नीट में जो है पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के हर पॉइंट को समझाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ और लास्ट टाइप प्रोटिस्ट की, जिसको कहते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं तो या तो प्रेडेटर हो सकते हैं या पैरासाइट्स होते हैं।
तो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स जो है 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। पहले का नाम होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरे का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरे का सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, चौथे का स्पोरोजोन्स। अब हम एक एक करके सारे प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इन सारी जगहों पे ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, इन सारी जगहों पे वो रहते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो है वो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, मतलब लोकोमोशन और प्रे को कैप्चर करने में उनको हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है सूडोपोडिया। जैसे आपने शायद पढ़ा हो अमीबा में भी सूडोपोडिया होता है, वैसे ही तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है इनको प्रे को कैप्चर करने में और लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो इनके मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके उनके पास सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे, और इनके अंदर एक जो पैरासिटिक फॉर्म प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है एंटमीबा, और ये जो है डिसेंट्री कॉज करती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। तो जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उसका नाम होता है एंटमीबा, ये आप ज़रूर याद रखना। और जो सेकंड टाइप होती है उसका नाम होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो है वो फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, और ऑब्वियसली इनकी बॉडी पे जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनका नाम जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पड़ा होता है। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमंस में। तो ये भी आप ज़रूर याद रखना। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो पैरासिटिक फॉर्म है उसका नाम है एंटमीबा, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पैरासिटिक फॉर्म का नाम है ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना। अब हम तीसरे प्रोटोजोन के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन जो है वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके पास जो है थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अराउंड में। अब सीलिया प्रेजेंट होता है इसलिए इन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं, क्योंकि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है इनकी बॉडी का कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और एक कैविटी प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में जिसको कहते हैं गलट, विच ओपन्स आउटसाइड दी सेल सरफेस। ये सेल के सरफेस के आउटसाइड में ये कैविटी ओपन होती है। अब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो सीलिया की होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर जो बाहर है आउटसाइड द बॉडी सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो वाटर जो है उस वाटर के अंदर फूड प्रेजेंट है, और वो वाटर जो है ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की वजह से वो वाटर जो है बाहर उनकी बॉडी के आउटसाइड में जो है वो अंदर आ जाएगा, और अंदर बॉडी के आने के बाद वो एंटर कर जाएगा इस बॉडी कैविटी में जिसको हम कहते हैं गलेट। और एग्जाम्पल जो है सिलिएटेड प्रोटोजोन का वो होता है पैरामेशियम। तो ये आप ज़रूर याद रखना। और फोर्थ प्रोटोजोन के अंदर आ जाएं, टाइप ऑफ प्रोटोजोन के अंदर आ जाएं, तो फोर्थ होता है स्पोरोजोन। ये जो है ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जिनके अंदर स्पोरोजोन्स जो है ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके में ये होता है कि इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होता है इनकी लाइफ साइकिल में, और एक बहुत ही नटोरियस मेंबर होता है स्पोरोजोन्स के अंदर, जिसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक स्पोरोजोन होता है, और ये जो है एक डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया, जो कि ह्यूमन लाइफ को बहुत जो है इस डिज़ीज़ ने बहुत दिक्कत दी है। बहुत लोगों की डेथ इस डिज़ीज़ की वजह से हुई है। अब तो इसकी दवाई बन गई है, पर जब ये नई नई ये डिज़ीज़ आई थी तो इसकी वजह से काफ़ी डेथ्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड हुई थी। तो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि स्पोरोजोन होता है।
और स्पोरोजोन जो है एक टाइप ऑफ प्रोटोजोन है, तो ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर याद रखना।